ससुराल वालों ने मुंह दिखाई में 2 करोड़ की दुकानें मेरे नाम कर दी। मैं गैरतमंद आदमी था, लेना न चाहता था, मगर सास कहने लगी कि आज मर गई तो सब कुछ मेरी इकलौती बेटी का ही तो है। मैं भी चुप कर गया। कुछ दिन गुजरे तो सास ने एक रात मुझे घर बुलाया। उस रात होश उड़ गए जब सास। आज 15वां दिन था जब ये 50 के लगभग औरतें मेरी दुकान पर आई थी। मेरी दुकान के बराबर में ही 2 दुकानें इस खातून की थीं जिसका किराया वो लेने आती थी। मुझे अभी ये दुकान खरीदे हुए 2 ही माह गुजरे थे। मैंने यहाँ कपड़े की दुकान खोली थी और मेरी दुकान इस पूरी मार्केट में तरक्की कर गई थी। और इसकी वजह ये थी कि पूरे बाजार में सबसे कम मुनाफा मैं लेता था। मेरे अब्बा कहा करते थे कि कम नफे में काम करो तो अल्लाह भी बरकत डालता है, और अब्बा की बात वाकई सच निकली थी। मेरी दुकान पर ग्राहकों का तांता सा बंधा रहता था। 2 दुकानें मैं खरीद चुका था और मेरी दुकान के बराबर इस खातून की 2 दुकानें थी जो 50 के लगभग थी। हर माह वो किराया लेने आती थी और मेरी दुकान की तरफ ही तकती रहती थी या फिर मुझे देखती ही रहती थी। पहले पहल तो मैंने इस औरत को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन फिर तो जैसे ये सिलसिला शुरू सा होकर रह गया। वो रोजाना मुकर्रर वक्त पर ठीक 7 बजे अपनी दुकान पर आती और कुर्सी पर बैठ जाती, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही जमी रहती थी। और आज इस बात को 15 दिन बीत चुके थे। अब तो मुझे उस औरत पर शक सा होने लगा था। वो क्यों टिकटिकी बांधे या तो मुझे देखती रहती या मेरी दुकान को। मैं गाहे बगाहे ग्राहकों से भी बात करता रहता और कनखियों से उस औरत को भी देखता रहता। शक्ल से वो मुझे कोई बुरी औरत तो नहीं लगती थी, लेकिन उसका रोज 7 बजे आना और अपनी दुकान पर बैठकर मुझे देखते रहना मुझे उलझाने लगा था। मैं बार बार उस औरत की नजरों से नर्वस होने लगा था। अभी मैं उसकी नजरों की वजह से जान नहीं पाया था कि एक बार वो अपने साथ अपनी बेटी को लेकर मेरी दुकान पर ही आ गई। वो अपनी बेटी से कहने लगी कि जो तुम्हें खरीदना है उसकी दुकान से खरीद लो, ये रियायत में कपड़े दे देते हैं। उस औरत की बात न जाने क्यों तंज की तरह लगी थी। बेटी उसकी खूबसूरत थी, नैन नक्श भी भले थे। उसे देखकर मेरा जी चाहा कि कुछ पल तो उसे देखता ही रहूं, लेकिन ये गैर मुनासिब सी हरकत थी। मैंने इसलिए अपनी नजरें झुका ली। वो लड़की मुख्तलिफ किस्म के कपड़े देखने लगी। इनमें से उसने 2 जोड़े अपने लिए खरीदे थे। वो औरत मुझसे पूछने लगी, मियाँ क्या शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो क्या? उनके इस बेतुके सवाल पर मैं तो सटपटा कर रह गया। जी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर तो उस औरत का चेहरा खिल सा गया था। मैंने 2 जोड़ों का बिल बनाकर उन्हें दिया तो उस औरत ने मुझे 1000 ज्यादा दिए। मैंने कहा, आंटी आपने पैसे गलती से ज्यादा दे दिए हैं। औरत कहने लगी कि ये तुम रख लो, मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैं उसकी इस किस्म की इनायत को समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ अगले दिन मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिया। मैं उस औरत की सारी जासूसी की वजह जान गया। अगले ही रोज वो मेरी दुकान पर आकर बैठ गई। उस वक्त मेरी दुकान पर ग्राहक थे। मैंने उस औरत से कहा कि आपको क्या चाहिए? वो कहने लगी, कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम पहले अपने ग्राहकों को निपटा लो। ये बात मुझे फिर से उलझाने लगी थी। आखिर क्या बात करना चाहती थी वो मुझसे? मैंने जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटाया। अब मेरी दुकान में सिर्फ वो थी या मैं था। वो कहने लगी, दरअसल तुम मुझे बहुत ही भले इंसान लगे हो और हो भी शरीफ। पिछले 15 दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें ना तो औरतों से फजूल गोई करते देखा और ना ही बेशर्मों की तरह तुम दूसरों की बच्चियों को देखते हो, और कमाते भी अच्छा हो। देखो ये बात मेरे कहने वाली तो नहीं है, लेकिन क्या करें, दौर ही कुछ ऐसा आ गया है कि खुद ही बात करनी पड़ती है। मैंने कहा, जी जी आप कहिए। वो कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले अपनी बेटी को लेकर आई थी, वो तुम्हें कैसी लगी? उनके इस सवाल पर तो मैं बदहवास सा हुआ था। वाकई ऐसा सवाल कोई भी खातून किसी लड़के से तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, ये आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मेरी आवाज में वाज़ेह लड़खड़ाहट सी थी। कहने लगी, देखो अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद है तो फिर तुम इसका रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम अपनी बेटी के लिए बेहद पसंद हो। ये सुनकर तो मैं अचंभे में आ गया था। लड़की की वालदा बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता मांग रही थी। कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद है तो मैं तुम्हें अपने घर का पता दे देती हूँ। फिर थोड़ा सा करीब होकर राजदारी से कहने लगी, ये मत समझना कि हम कोई भूखे नंगे लोग हैं। अरे ये 2 दुकानें मेरी हैं, पूरे 2 करोड़ की। इसके अलावा मेरा मकान भी अपना है। बस मेरा शौहर हयात नहीं, हम माँ बेटी ही रहते हैं, और मेरे मरने के बाद सब कुछ तो मेरी बेटी का ही है। इसीलिए मुंह दिखाई पर मैं तुम्हें अपनी ये 2 दुकानें भी दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता तुम ही से हो। बाकी सब तो मेरी समझ में आता था, लेकिन वो औरत ये क्यों चाहती थी कि मैं ही उसकी बेटी से शादी करूं? क्योंकि मैं शक्ल सूरत का बिल्कुल वाजिबी सा इंसान था। मेरी रंगत भी मुनासिब सी थी, बल्कि यूं कहिए कि गंदुमी सा रंग था। नैन नक्श भी भद्दे से थे, मतलब कि मैं बहुत हसीन नौजवान नहीं था, और दिखने में तो उसकी बेटी अच्छी खासी खूबसूरत थी। उसका रिश्ता तो बड़ी अच्छी जगह हो सकता था, फिर वो औरत मुझसे ही क्यों अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती थी?
पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि शायद उसकी बेटी को कोई मर्ज ही ना हो, न जाने क्यों मेरे पल्ले उसे बांधना चाह रही थी, या फिर वो कोई नफ्सियाती मरीजा ना हो जो ये औरत मुझसे अपनी बच्ची की शादी करने के लिए अपनी दोनों दुकानें भी मेरे नाम करने को तैयार है। वो औरत बार बार मुझसे इस बात पर इसरार कर रही थी कि मैं अपने वालिदैन को उसके घर पर रिश्ते के लिए भेजूं। इसके बाद जब मैंने घर जाकर ये बात अपनी वालिदा को बताई तो वो भी मुझे हैरत से देखे जा रही थी। कहने लगी, ये क्या बात हुई, खुद ही उसने अपनी बेटी का रिश्ते के लिए तुमसे बात कर ली। मैंने कहा, अम्मा ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन वो बार बार ये कह रही हैं कि अपनी अम्मा को रिश्ता लेकर भेजो। अब मैं क्या कहूँ, एक तो रोज वो अपनी दुकान पर बैठकर मुझे ही देखती रहती है। मैंने पूरी बात जब अम्मा को बताई तो वो कहने लगी कि जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा, लेकिन एक बात सोच समझ कर जाइएगा कि उस लड़की को आपने अच्छे तरीके से देखना है, उससे कई तरह के सवाल करके ये अंदाजा लगाना है कि कहीं वो बीमार तो नहीं या पागल वागल तो नहीं, जो वो औरत इतनी खूबसूरत बेटी मुझ जैसे शख्स को दे रही है। मेरी बात पर मेरी वालिदा ने गुस्से से मेरे कांधे पर थपकी लगाई थी। कहने लगी, तुम क्यों दिल छोटा करता है, इतना प्यारा तो है तू मेरा बेटा, और कमाता भी अच्छा है, और आजकल के लोग कमाई ही देखते हैं, शक्ल सूरत नहीं। मर्द की जेब भरी हो तो औरत खुश रहती है। अपनी माँ की बात पर मुझे कुछ तो तसल्ली हुई थी। ये बात तो सच है कि मैं कमाता अच्छा था। अगले ही रोज मेरी माँ उस औरत की बेटी को देखने के लिए चली गई। मेरी अम्मा जब वापस आई तो खुशी से निहाल थी। कहने लगी, वो लड़की तो हीरा है, हीरा। अरे शायद मैं भी किसी लड़की को तुम्हारे लिए देखने जाती तो इतनी खूबसूरत लड़की ना मिल पाती। मैंने कहा, अम्मा खूबसूरती को छोड़ो, ये बताओ कि कुछ खिसकी हुई तो नहीं है। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, नहीं माशाअल्लाह से समझदार है, घरदारी से भी वाकिफ है, कोई खामी नहीं उसमें। मेरी माँ की इतनी तसल्लियों के बाद भी मेरे दिल का खलजान अभी ही बाकी था। बहरहाल रिश्ता पक्का हुआ और महीने बाद शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई। निकाह के बाद मेरी सास ने जो तोहफा मुझे मुंह दिखाई के तौर पर दिया, मेरे साथ साथ मेरी वालदा और बाराती भी हैरान रह गए। मेरी सास ने वाकई अपनी दोनों दुकानें मेरे नाम कर दी थी और कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा है। बारात में आए सब लोग मुझे रश्क भरी नजरों से देख रहे थे। मैं बहुत खुश था, हालांकि ना तो मुझे दुकानों की जरूरत थी और ना ही मैं लालची किस्म का शख्स था। बहरहाल मैं दुल्हन को रुखसत भी करवा कर अपने घर ले आया। मेरी बीवी ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं उसकी संगत पाकर बेहद खुश था। हमारी जिंदगी खुशियों से भर के रह गई थी। मेरी बीवी मेरी वालदा की खिदमत भी करती थी और मुझे भी खुश रखती थी। फिर मेरी बेटी ने हमारी खुशियों को चार चांद लगा दिए। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया था। जो कुछ मैं कमाता लाकर बीवी के हाथ में रख देता, क्योंकि मेरी बस एक वालदा ही तो थी जिन्हें इस बात पर एतराज न था। घर का निजाम सब बीवी के हाथ में था। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी बीवी का मुंह सूजा हुआ था। न जाने किस बात पर नाराज थी। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, आपको मेरी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। मुझे देखे मैं पूरा दिन आपकी वालदा की खिदमत में गुजार देती हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ नजमा, मुझे कुछ बताओ तो सही। वो कहने लगी कि मेरी माँ ने खुशी से आपके नाम दुकानें लगा दी। 2 करोड़ की दुकान की मिल्कियत आपके हाथ में रख दी। आप अपनी 2 दुकानों में काम करते हैं, वहाँ 4 में शुरू हो गया। 1 साल में कितनी ज्यादा तरक्की हो गई आपके काम की। लेकिन आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं किराया ही अपनी सास को दे दिया करूँ, उनका घर कैसे चलता होगा। मेरी माँ तो फाकों में आ गई। आज मैं अम्मा से मिलने गई तो पड़ोस के घर से सालन मंगवा कर मेरे आगे रखा, लेकिन एक बार भी जबान पर शिकवा नहीं लाई। क्या हर्ष था कि किराया ही आप मेरी अम्मा को दे देते। ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैंने कहा, मैं जो कुछ कमाता हूँ तुम्हें तो ला कर देता हूँ, तुम इसमें से अपनी वालदा को दे दिया करो। वो कहने लगी, मेरे हाथ से मेरी माँ कभी नहीं लेगी। आप क्यों नहीं समझते हैं, यही कहेगी कि तुम क्यों अपने शौहर से मेरे लिए पैसे मांगती हो। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं कल खुद जाकर उनके हाथ में पैसे रखूंगा, जितने तुम कहोगे। वो कहने लगी, नहीं, मेरी माँ बेगैरत नहीं है जो दामाद से पैसे ले। मैंने कहा, फिर क्या करूं। वो कहने लगी, ऐसा करें कि अपनी दुकानें मेरे नाम कर दें। मैं अपनी वालदा से कहूंगी कि मैंने आपसे दुकानें ले ली हैं, इसलिए वो मुझसे इसका किराया लें, और अगर वो नहीं लेंगी तो मैं उनसे नाराजगी का ड्रामा रचाऊंगी, वो खुद रख लेंगी। उन्हीं दिनों मेरी बीवी दूसरी बार उम्मीद से थी और इस बार डॉक्टर ने कहा था कि इसे कोई भी परेशानी ना दी जाए। फिर उसकी बातें मुझे इतनी गैर मुनासिब भी न लगी। दुकानें मेरे नाम होती हैं, इनके नाम क्या फर्क पड़ता था। चलो, उसकी वालदा का भी घर चलता रहता। मैंने चंद दिन में ही सारी दुकानें अपनी बीवी के नाम कर दी। मेरी बीवी ने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया, लेकिन दूसरी बेटी की पैदाइश पर मेरी वालदा कुछ परेशान हो गई। उनकी ख्वाहिश पोते की थी। नजमा भी रोने लगी। फिर वो कहने लगी कि मैंने आपकी खातिर बड़ी कुर्बानी दी है। मैंने तो सुना था कि बीवी खूबसूरत हो तो शौहर सब कुछ उस पर निछावर कर देता है, लेकिन आपकी वालदा ने दूसरी बेटी होने पर मुझे मुबारकबाद तक नहीं दी, बल्कि मुझे यही कहती हैं कि तुमने मुझे वारिस नहीं दिया। मुझे तो डर है कि कहीं आपकी वालदा पोते की ख्वाहिश में आपकी दूसरी शादी ही न कर दें। मेरी जिंदगी तो बर्बाद होकर रह जाएगी ना।
میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا نہیں کروں گا، اور میری والدہ بھی ایسا تو نہیں چاہتی۔ ہاں انہیں پوتے کی خواہش ضرور ہے، لیکن میری بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ اس کی سسکیاں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگی مجھے ڈر ہے، ایسا کریں یہ گھر بھی میرے ہی نام لگا دیں۔ میں پورا دن آپ کی والدہ کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہوں، آپ کی بچیوں کو پالتی ہوں، لیکن پھر بھی کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ شوہر کے گھر پر ہو، شوہر کی مرضی ہے، جب چاہے 3 لفظ دے اور گھر سے نکال دے۔ کیا خبر کل کو آپ کی والدہ آپ کو طلاق دینے کا کہیں اور آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نجمہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگی اگر آپ کو سچ مجھ سے محبت ہے تو میرے دل کے اس خوف کو بھی ختم کر دیں۔ مجھے تو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی نہ کر لیں۔ میں نے گھر بھی اس کے نام لگا دیا، لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری ساس میرے ہی گھر پر موجود تھی اور میری ماں کو انہوں نے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ میری ماں رو رہی تھی، یہ دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا نجمہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ گھر میرا ہے، تم اور تمہاری ماں نکلو یہاں سے۔ میں تو اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری والدہ روتے ہوئے بتانے لگی، کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ مسلسل بدتمیزی کیے جا رہی ہے، کہتی ہے اس گھر میں اس کی ماں اور یہ رہیں گے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیسی بدتمیز ہو میں تمہیں ابھی کی ابھی طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اگر تم مجھے طلاق دو گے تو 5 کروڑ کی رقم مجھے دو گے۔ نکاح نامے پر میں نے اپنا حق مہر بھی لکھوایا تھا، اور وہ یہی لکھوایا تھا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ مولوی صاحب نے شاید یہی کہا تھا، اور میں نے اس وقت اس لیے بھی کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اس کی ماں نے اپنی 2-2.5 کروڑ کی مالیت کی دکانیں میرے نام کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میری ساس میرے نام اپنا سب کچھ کر سکتی ہے تو جتنی مرضی رقم لکھوا لے، لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نکاح کرنے سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پوچھ لینی چاہیے تھی۔ میری بیوی نے بڑی چالاکی اور عیاری سے میٹھی چھری بن کر سارے پیسے مجھ سے ہتھیا لیے تھے۔ اس نے مجھے میری والدہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے ماموں کے گھر چھوڑا، اور جب ماموں اس بات کی خبر ملی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، مجھے ایک وکیل کے پاس لے گئے، لیکن وکیل کہنے لگا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی۔ اول تو اتنی بڑی رقم حق مہر میں لکھوانی نہیں چاہیے تھی، اور دوسرا آپ کو اپنی ساس سے دکانیں بھی نہیں لینی چاہیے تھی۔ تیسرا اپنی بیوی کو اتنا بھی سر پر نہیں چڑھانا چاہیے تھا کہ ہر چیز ہی اس کے نام کر دیتے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو بھی جائے تب بھی میں اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ جن کاغذات پر اس نے سائن کیے تھے وہ جعلی تھے، آپ نے کوئی بھی دکان اس کے نام نہیں کی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا تاکہ آپ اس کا اصل روپ دیکھ سکیں۔ میں نے یہی بات جا کے نجمہ کو کہہ دی۔ وہ بے حد پریشان ہوئی کیونکہ میں اتنے عرصے میں یہ تو جان چکا تھا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کی والدہ نے اسے زیادہ تعلیم نہیں دلوائی تھی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے سارے کاغذات اس سے لے لیے اور یہ کہہ کر کہ یہ نقلی ہیں، میں اپنی ہر چیز اس سے واپس لے چکا تھا۔ میرے وکیل نے بڑی چالاکی سے یہ کہا کہ اگر تمہارے شوہر نے تم پر کیس کر دیا تو تم جیل بھی چلی جاؤ گی اور تمہاری ماں کو بھی لمبی سزا ہوگی۔ اس نے نئے کاغذات بنائے اور میری چیزیں مجھے واپس دلا دی۔ جب میری بیوی اور ساس کو علم ہوا تو کچھ بھی اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، تو میری بیوی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، معافیاں مانگنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں پہلے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اب یہ تھا کہ میں اپنی بیوی کی ہر بات نہیں مانتا تھا۔ اس کو وہی درجہ دیا تھا جو درجہ اس کا ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا جو پہلے کر چکا تھا۔